अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 14 है 10th क्लास की जो फिज़िक्स की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, चैप्टर 14 जो है ऑप्टिक्स, इसके MCQs कंस्ट्रक्टेड और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो हम की कामयाबी की दुआओं के साथ वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले MCQs जो हैं, चूज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, अ ग्लास स्लेब इज डिप्ड इन अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ ग्लास स्लेब, what can't see the boundary of the two media glass and liquid due dash to refraction। तो ग्लास जो है ना, शीशे की प्लेट को एक शफाफ जो है माया में डबोया गया, यानी बिल्कुल साफ़ है और उसके ट्रांसपेरेंट है, अंदर से नज़र आ रहा है वो, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है शीशे के बराबर है, ग्लास के बराबर है। तो हम दोनों जो वो ग्लास है और जो लिक्विड है उसकी जो बाउंड्री को देख नहीं सकते क्योंकि रिफ्रैक्शन जो है वो डैश है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ज़ीरो, ये वाली सिलेक्ट करनी है। और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं साथ साथ ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है इसका अच्छा हो जाए। व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर इक्वल, लाइट डज नॉट बेंड एट द इंटरफेस, सो देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन एंड नो विजिबल बाउंड्री। तो जब जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इक्वल हो तो लाइट जो है उसकी बाउंड्री पर मुड़ती नहीं है ना, बेंडिंग नहीं होती, इसलिए रिफ्रैक्शन जो है वो ज़ीरो होती है और जो बाउंड्री है वो दिखाई नहीं देती। सेकंड जो स्टेटमेंट है, द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। तो इंसिडेंट रे जो है वो प्लेन मिरर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री वाली एंगल ये वाला जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन measured from the normal if the ray makes 45 degree with the plane, its angle with the normal is also 45 degree, so reflection is 45 degree। एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के मेजरमेंट में। जब आप इसको पैमाइश करें तो उसका मतलब है कि रे जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है प्लेन के साथ, और इसका जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो भी 45 है। इस वजह से रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 45 डिग्री का होगा। तो टू प्लेन मिरर्स आर अरेंज्ड पैरेलल फेसिंग ईच अदर, द इमेजेस फॉर्म्ड मे बी। तो दो जो प्लेन मिरर्स हैं एक दूसरे के सामने ना पैरेलल यानी मुतवाज़ी रखे जाते हैं, तो इनसे बनने वाली जो इमेजेस हैं, छवि हैं, वो मुमकिन तौर पर कितनी होंगी। तो इसमें इनफाइनाइट जो है ना ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। पैरेलल फेसिंग प्लेन मिरर प्रोड्यूस रिपीटेड रिफ्लेक्शंस बिटवीन दैम क्रिएटिंग एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इमेजेस। तो ये जो मुतवाज़ी आईने हैं मिरर्स प्लेन वाले पैरेलल जो हैं जो फेस कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो इस पे लाइट क्या होती है बार बार जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, जिससे जो उसकी छवि है ना इमेजेस वो इनफाइनाइट टाइम बनेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, द अपरेंट फ्लैटिंग ऑफ द सन एट द डॉन एंड डस्क इज ड्यू टू फिनोमेना ऑफ। तो सूरज के तलू और गरूब के वक्त ना इसकी जो सतह है सरफेस का जो फ्लैटिंग है दिखाई देना किस मजहर यानी फिनोमेना की वजह है, किसकी वजह। तो ये रिफ्रैक्शन वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेंड्स रेज फ्रॉम द लोअर एज मोर कंप्रेसिंग द वर्टिकल एक्सटेंट ऑफ द सन एंड मेकिंग इट अपीयर फ्लैटेंड। तो ये जो फिज़ा है इसमें जो रोशनी जो है इसका जो रिफ्रैक्शन है निचले जो पोर्शन है निचले किनारे की जो रेज होती हैं उन पे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होती है, ज़्यादा बेंडिंग होती है। तो जिससे क्या होगा सन की जो उमूदी वो क्वांटिटी है मिकदार को ना महसूस कम होती है वो, और वो दिखने में ना ऐसा लगता है जैसे वो चिपटा हो गया है, फ्लैटेंड हो गया।
नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, ऑन समर डेज यू सी रिफ्लेक्शंस ऑन रोड्स विच इज़ कॉल्ड मिराज, इट इज़ ड्यू टू। तो गर्मियों के दिनों में सड़कों पर जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जिसे मिराज जो है वो कहते हैं, वो किसकी वजह से बनता है? तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो मिराजेस arise when light travels through layers of air with changing density and can undergo total internal reflection at steep gradients. Particularly, it is a combined effect of refraction in air layers and conditions that produced TIR-like behavior. तो ये जो मिराज उस वक्त बनता है जब हवा की जो लेयर्स हैं उसमें डेंसिटी बदलने से लाइट जो है वो एक तरह से बेंड होती है ना, मुड़ती है, और तेज़ जो TIR पर पूरा अंदरूनी जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो हो सकता है। तो अमली तौर पर ना प्रैक्टिकली ये हवा की लेयर्स में रिफ्रैक्शन जैसे जो बर्ताव का ना मुश्तरक का असर है और इसके अलावा TIR का। तो इस पर एक बात नोट करनी है कि बहुत सी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ना एज ए स्कूल आंसर के तौर पे बताती हैं। तो मोर प्रिसाइजली mirrors are produced by refraction in air layers with steep gradients and sometimes effective internal reflection like paths. So, तो ये जो MCQ है इसका जो आंसर है ना वो जो हमने सेलेक्ट किया है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इस लेवल पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, द कलर इन द रेनबो आर फॉर्म्ड बाय, तो कोसे कज़ा जो है रेनबो में रंग किस अमल की वजह से बनते हैं? तो यहाँ पे डिस्पर्शन वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। वाइट सनलाइट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स कलर्स व्हेन रिफ्रैक्टेड थ्रू रेन ड्रॉप्स, डिस्पर्शन सेपरेट्स कलर्स बाय वेवलेंथ। तो सफ़ेद रोशनी जो है जब बूंदें जो होती हैं तो मुख्तलिफ जो उसकी वेवलेंथ्स हैं वो मुख्तलिफ कलर पैदा करती हैं। तो डिस्पर्शन जो है वो एक तरह से ना बढ़ जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, ये तकसीम हो जाती है। नेक्स्ट में, द लेंसेज इन योर आइज प्रोड्यूस इमेज ऑन रेटिना, आपकी आंख के जो लेंसेज हैं वो रेटिना पर कौन सी किस्म की छवि जो है ना इमेज वो बनाते हैं? इन्वर्टेड एंड रियल, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द आइज लेंस फोकसेज लाइट टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द रेटिना ड्यू टू ज्योमेट्री, द इमेज इज इन्वर्टेड। तो आंख का जो लेंस है रोशनी को ना मरकूज करता है, एक सेंट्रल पॉइंट पे ना उसको वो मर्ज होती है, जाके मिलती है, तो वहाँ पे एक इमेज जो है वो क्रिएट होता है। तो रियल के लिए रेटिना पर ना एक इन्वर्टेड ज्योमेट्री की वजह से ये तस्वीर जो है वो उल्टी बनती है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ़ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 2.5? तो अगर जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.5 है तो उसमें रोशनी की रफ्तार क्या होगी? तो यहाँ 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। स्पीड इन मीडियम के लिए C/n का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे C जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है और n की जगह 2.5 जो है ये स्टेटमेंट में जो वैल्यू दी हुई है इसको पुट इन करें। इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो हमने सेलेक्ट किया है आंसर ये आएगा। तो ये इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, इन अ कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C द इमेज फॉर्म विल बी। तो एक कन्वेक्स आईना जो है उसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को C पर रखा जाए तो बनने वाली जो इमेज है वो कैसी होगी? तो यहाँ पे स्मॉलर वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस विजुअल इरेक्ट एंड रिड्यूस्ड इमेजेस रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन, सो द इमेज इज स्मॉलर। तो ये जो कन्वेक्स मिरर्स हैं ये हर हाल में ना छोटी ना इमेज बनाता है, इरेक्ट, जिसको आप इमेजिनरी कह सकते हैं ना, मतलब वो रियल नहीं होती, विर्चुअल होती है। तो ये कायम वाली होती है ना, स्टेबल, और लेकिन साइज़ में थोड़ी छोटी होती है। तो C जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद कन्वेंशनली ना यूज्ड concave mirrors, convex mirrors do not form real images at C, but the question refers to a convex mirror. The school answer is smaller is correct. तो इसलिए स्कूल लेवल के लिए ये आंसर बेहतर है। The working principle of optical fiber is, optical fiber का बुनियादी काम किस असूल पर मबनी होता है? तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। Optical fibers guide light by total internal reflection inside a higher index called
सराउंडेड बाय लोअर इंडेक्स क्लैडिंग प्रिवेंटिंग लाइट फ्रॉम escaping। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है लाइट को इसमें मुकम्मल जो इनर इनेकास है ना हायर इंडेक्स कोर के क्लैडिंग की मदद से रोकती है, जबकि बाहर के कवर में ना ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होती है, जिससे रोशनी बाहर नहीं निकलती। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस इज। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के फासले पे रखा है ना एक कन्वेक्स लेंस के, तो उसके ना लेंस की जो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी, तो यहाँ पे 1 जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे है, यानी 10 सेंटीमीटर, जो कैसे फाइंड करेंगे 2 × 5 सेंटीमीटर के। तो इससे जो इमेज बनेगा 2f पे, अदर साइड इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, यानी सो मैग्निफिकेशन जो होगी वो इक्वल होगी 1 के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, नॉन लुमिनस मैटर विच कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज कॉल्ड। तो नॉन लुमिनस जो है मैटर जिसकी लेंसिंग ग्रेविटेशनल जो है उसकी मदद से ना मुताला किया जा सकता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे डार्क मैटर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। डार्क मैटर डज नॉट इमिट लाइट बट इट्स ग्रेविटेशनल अफेक्ट्स बैंड बैकग्राउंड लाइट, सो ग्रेविटेशनल लेंसिंग रिवील्स इट्स प्रेजेंस। तो डार्क मैटर जो है वो लाइट खारिज नहीं करता, मगर इसकी जो शक्ली असरात होते हैं ना ग्रेविटेशनल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, पस मंज़र की जो लाइट है ना उसको बेंडिंग से ना उसकी ग्रेविटेशनल लेंसिंग देते हैं, लिहाजा उसकी मौजूदगी मालूम होती है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज। तो प्लेन मिरर जो है उससे बनने वाली जो इमेज है हमेशा कैसी होती है, जो यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। प्लेन मिरर्स प्रोड्यूस इमेजेस दैट आर वर्चुअल कैंट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन एंड इरेक्ट अपराइट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्लेन मिरर्स हैं ये ऐसे इमेजेस बनाते हैं जो इरेक्ट होते हैं और वर्चुअल होते हैं, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, आइंस्टाइन रिंग्स आर सीन ड्यू टू अ फिनोमेना। तो आइंस्टाइन रिंग्स जो हैं वो किस फिनोमेना की वजह से, किस मजहर की वजह से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग बाय अ मैसिव ऑब्जेक्ट directly between an observer and a distant source can bend light symmetrically into a ring, Einstein's ring। तो एक बड़े जो ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट की वजह से ना रोशनी जो है लाइट सीधे रास्ते में ना जब वो रिफ्रैक्ट होती है यानी खाम खाती है, तो उसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग इख्तियार कर सकती है। तो यही इसकी वजह बनती है। The dash phenomena is used in non-destructive testing of materials for void and cracks in opaque materials। तो कौन सा फिनोमेना जो है opaque materials में पोर्स ना यानी voids and cracks की गैर तबाहकुन जांच यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में ना इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अकॉस्टिक लेंसिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अल्ट्रासोनिक यानी अकॉस्टिक टेस्टिंग यूजेस साउंड वेव्स एंड अकॉस्टिक फोकसिंग acoustic lensing to detect internal flaws in opaque materials। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग आवाज़ की जो वेव्स हैं उनका इस्तेमाल यानी acoustic lensing और acoustic fockling करती है ताकि जो अंदरूनी दरारें हैं ना और उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो मालूम किए जा सकें। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, all waves exhibit the phenomena of reflection but light waves are the only waves which exhibit the phenomena of। तो तमाम जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्शन का मुजाहिरा करती हैं, मगर रोशनी की वेव्स वो वाहिद वेव्स हैं जो किस का मुजाहिरा करती हैं। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टिपिकली टॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइट वेव्स इन ऑप्टिक्स एंड वाइल अदर वेव्स कैन आल्सो एक्सपीरियंस इट अंडर सूटेबल कंडीशंस इन कॉमन एजुकेशनल सेटिंग इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ फिनोमेना यूनिक टू लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आमतौर पे ना रोशनी की जो वेव्स हैं उससे मंसूब किया जाता है, हालांकि जो दूसरी वेव्स हैं वो भी ख़ास हालात में ये बाकी तमाम जो ऑप्शंस हैं उनका मुजाहिरा कर सकती हैं, लेकिन ये जो टेक्सचुअल में ना इसे ज़्यादातर रोशनी के मुनफरिद खसूसियत जो है ये बताया जाता है। यहाँ पे ये जो 17 वाली स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी शायद रिपीटेड है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़।
तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। ऑप्टिकल फाइबर्स कीप लाइट ट्रैप्ड विद इन द कवर by achieving total internal reflection at the core cladding boundary enabling low loss transmission। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है कोर क्लैडिंग की जो बाउंड्री जो है वहाँ रोशनी को TIR पर मुकम्मल तौर पे ना अंदरूनी तौर पे रिफ्लेक्ट करके ना कोर में बंद रखती है, तो जिससे कम नुकसान होता है यानी लॉस कम होता है और वो आसानी से मुंतकिल हो जाती हैं। The white light passing through the prism due to refraction shows a behavior of dash light। तो प्रिज्म से गुजरती हुई सफ़ेद रोशनी रिफ्रैक्शन की वजह से किस बिहेवियर का मुजाहरा करती है। तो यहाँ डिस्पर्शन वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। डिफरेंट वेवलेंथ्स रिफ्रैक्ट बाय डिफरेंट अमाउंट्स इन अ प्रिज्म सेपरेटिंग वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, दिस इज़ डिस्पर्शन। तो प्रिज्म में मुख्तलिफ जो वेवलेंथ के मुख्तलिफ अंदाज में उनकी बेंडिंग होती है, तो जिससे जो सफ़ेद रोशनी है ना वाइट लाइट डिस्पर्शन मुख्तलिफ रंगों में ना बढ़ जाती, तो यही वो डिस्पर्शन कहलाता है। द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम लाइज इन द रेंज ऑफ डैश नैनोमीटर ऑफ लेंथ। तो मरई रोशनी जो है ना विजिबल स्पेक्ट्रम इसकी वेव लेंथ के लिहाज से ना किस रेंज में आता है नैनोमीटर में। तो यहाँ पे 400 से 750 ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। मैंने जो sources give visible light approximately 400 to 700 nanometers. Some extended ranges list up to approximately 750 nanometer depending on definition and sensitivity. The standard school range is usually 400 to 700 nanometers. So 400 to 750 जो है is a slightly extended range। तो यहाँ पे ये आपने ना लिखना है कि ये जो विजिबल लाइट है रोशनी आमतौर पर तकरीबन इसमें ये 400 से 700 नैनोमीटर के हवाले तक ना ये स्प्रेड आउट होती है, एक्सटेंड होती है इसकी रेंज। लेकिन 750 जो है ये कदर मामूल से थोड़ा वसी है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है। तो लास्ट जो स्टेटमेंट है द रोड्स एंड कॉन्स आ ह्यूमन आई हैज़ आर। इंसानी आँख में रॉड और कॉन्स जो सेल्स हैं वो तादाद में कितने होते हैं। तो यहाँ पे 100 मिलियन से 6 मिलियन ये वाली जो है 100 मिलियन और 6 मिलियन वाली ऑप्शन ये सिलेक्ट करनी है। ह्यूमन आई हैव रफली अबाउट 100 मिलियन रॉड्स फॉर लो लाइट विजन, यानी जब रोशनी कम हो तो ये फिर रॉड्स जो है ये एक्टिवेट होते हैं। एंड अबाउट 6 मिलियन कोन्स फॉर कलर एंड हाई एक्यूटी विजन। तो इंसानी आँख तकरीबन 100 मिलियन रॉड है और 6 मिलियन जो हैं वो कॉन्स होते हैं। तो एक जो है वो लो लाइट विजन के लिए और दूसरे जो होते हैं हाई लाइट में देखने के लिए एक्टिवेट होके फिर इजीली हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके MCQs कंप्लीटेड है। एक्सरसाइज में जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का पोर्शन है, तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है टेक सम वाटर इन द बाउल एंड पुट अ स्मॉल मिरर इन इट सच दैट सम पार्ट ऑफ मिरर इज डिप्ड इन द वाटर, फॉल सनलाइट ऑन द मिरर इन सच अ वे दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर अपीयर्स ऑन द वॉल और वाइट बोर्ड ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे एक प्याले में ना कुछ पानी लेना है और इसमें एक छोटा सा जो मिरर है वो इस तरह रखना है कि आईने का कुछ हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है और जो सनलाइट है सूरज की रोशनी वो उस मिरर पर इस तरह डालें कि इसका जो अक्स है ना रिफ्लेक्शन वो दीवार या वाइट बोर्ड पर नज़र आए। तो इसका जो ए पार्ट है क्वेश्चन का वाई द 7 कलर पैटर्न इज शोन ऑन द वॉल, तो दीवार पर ना 7 रंगों का जो नमूना है वो क्यों ज़ाहिर होता है। इसका जो आंसर है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर इन वाटर द रिफ्लेक्टेड लाइट passes थ्रू वाटर एंड एयर बेंडिंग एंड सेपरेटिंग इनटू कलर्स। जब रोशनी की जो है वो सनलाइट जो है वो पानी में रखे आईने पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन वाली जो रोशनी है वो पानी और हवा से गुजरते हुए बेंडिंग करती है और अपने रंगों में डिस्पर्स हो जाती है फैल के। तो वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, तो उनके स्टार्टिंग वाले वर्ड्स मिला के ये वर्ड बना हुआ है। तो ईच कलर बेंड्स डिफरेंटली ड्यू टू डिस्पर्शन। तो सफ़ेद रोशनी जो है 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है, हर रंग मुख्तलिफ एंगल से मुड़ता है और इसी को डिस्पर्शन कहते हैं। दस स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स अपीयर ऑन द वॉल लाइक अ स्मॉल रेनबो। तो यूँ दीवार पर 7 रंगों का ना एक मंजर नज़र आता है जो एक छोटे रेनबो की तरह ना कोसे कज़ा की तरह होता है।
इसी का जो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन दिस फिनोमेना, तो इस मज़हर में पानी का क्या किरदार है। वाटर एज अ डिस्पर्सिंग मीडियम, तो वाटर जो है वो एक डिस्पर्सिंग मीडियम के तौर पर, तो वाटर एक्ट लाइक अ प्रिज्म दैट बेंड्स एंड स्प्रेड सनलाइट इनटू कलर्स, तो पानी जो है वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है जो सनलाइट को ना बेंड करके मुख्तलिफ रंगों में फैला देता है, डिस्पर्स कर देता है। व्हेन लाइट इंटर्स और लीव्स वाटर इट रिफ्रैक्ट्स बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट अ डिफरेंट स्पीड इन वाटर, तो जब रोशनी पानी में इंटर होती है या बाहर निकलती है तो वो जो बेंडिंग है ना उसकी मुड़ जाना, क्योंकि पानी में रोशनी की जो स्पीड है, रफ्तार, वो मुख्तलिफ होती है। तो ड्यू टू डिस्पर्शन ईच कलर बेंड्स एट अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल फॉर्मिंग अ स्पेक्ट्रम, तो डिस्पर्शन की वजह से हर रंग थोड़े मुख्तलिफ एंगल पर मुड़ता है, जिससे ये जो रंगों का मंजर है ना, स्पेक्ट्रम, ये बनता है। Discuss the basic principle used here which converts the white sunlight into 7 colors, तो इस फिनोमेना में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी असूल पर बात करनी है जो सफ़ेद रोशनी को 7 रंगों में तब्दील करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्पर्शन जो है, द प्रिंसिपल यूज हेयर इज़ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज़ हुआ है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। तो वाइट सनलाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स कलर्स, तो सफ़ेद सूरज की रोशनी जो है वो मुख्तलिफ वेवलेंथ यानी जो मुख्तलिफ कलर्स हैं उनका मजमुआ होती है, उनका सम अप होती है। तो व्हेन दिस लाइट पासिस थ्रू वाटर ईच कलर बेंड्स डिफरेंटली ड्यू टू वेरिंग वेवलेंथ्स, तो जब ये रोशनी पानी से गुजरती है तो हर रंग अपनी मुख्तलिफ वेवलेंथ के बायस अलग एंगल्स पर बेंड करता, तो दिस बेंडिंग सेपरेट्स द कलर फॉर्मिंग अ विजिबल 7 कलर स्पेक्ट्रम, तो इस बेंडिंग की वजह से ये जो मुड़ना है ना, तो रंगों को अलग कर देता है और एक वाज़े 7 रंगों वाला मंजर बनाता है। इसके बाद एक्सरसाइज में जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, गिव अ शॉर्ट रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज़ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू यूनिटी, तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये हमेशा 1 के बराबर या इससे ज़्यादा क्यों होता है। इसका जो आंसर है, पहले डेफिनेशन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द रेशो ऑफ लाइट स्पीड इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अ मीडियम, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये स्पेस में ना रोशनी की रफ्तार जो होती है और एक मीडियम से उसकी रफ्तार का तनासुब है। वैक्यूम्स यूनिक स्पीड, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन अ वैक्यूम, स्पेस में ना रोशनी सबसे तेज़ सफ़र करती है। रेशियोज रिजल्ट जो है, दिस मेक्स द रेशियो वैक्यूम स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम स्पीड ऑलवेज 1 और मोर, तो इससे क्या होगा, ये जो रेशो है वैक्यूम की जो स्पीड है डिवाइडेड बाय मीडियम स्पीड हमेशा 1 या उससे ज़्यादा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच फिजिकल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन मटीरियल मीडियम, तो ये जो मटीरियल मीडियम में रोशनी की रफ्तार में कमी का जिम्मेदार कौन सा तिबी अमल है। तो यहाँ पे आंसर में रिफ्रैक्शन इज़ द काज, ये लिखना, ये वजह है उसकी। रिफ्रैक्शन इज़ द फिजिकल प्रोसेस दैट स्लोज डाउन लाइट इन अ मटीरियल मीडियम, तो रिफ्रैक्शन जो है ये वो तभी अमल है जो मटीरियल मीडियम में रोशनी की जो स्पीड है, रफ्तार, उसको कम करता है। लाइट्स इंटरेक्शन जो है, व्हेन लाइट इंटर्स अ डेंसर मीडियम इट इंटरेक्ट्स विद एटम्स, तो जब रोशनी किसी डेंस मीडियम में दाखिल होती है तो ये एटमों के साथ तामुल करती है। एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन, दिस इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन काजिंग अ डिले, तो इस तामुल में जो री इमिशन है और एब्जॉर्प्शन जो है ये अमल शामिल होता है, तो जिससे ताख़ीर होती है यानी डिले होता है। रिड्यूस्ड इफेक्टिव स्पीड जो है, दिस लीड्स टू अ रिड्यूस्ड इफेक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो ये इस मीडियम में रोशनी के मौसर रफ्तार में कमी का बायस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, हाउ पाउडर टेक्स द शाइन ऑफ अ पर्सनस नोज़, तो किसी शख्स की नाक की चमक जो है पाउडर से कैसे ख़त्म होती है। तो इसके आंसर में ना लाइट स्कैटरिंग, यानी पाउडर रिमूव्स द शाइन बाय स्कैटरिंग लाइट इन मैनी डायरेक्शंस, तो क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगी लाइट, पाउडर की चमक को ख़त्म कर देता है ना ये स्कैटरिंग जो है।
क्योंकि ये रोशनी को कई सिमतों में बखेर देता है। अ शाइनी नोज रिफ्लेक्ट्स लाइट लाइक अ मिरर काजिंग ग्लेयर। तो चमकदार नाक आईने की तरह रोशनी को जो है रिफ्लेक्ट करती है, मुनक्कस करती है, जिससे चमक पैदा होती है, शाइन, ग्लेयर। तो व्हेन पाउडर इज अप्लाइड इट मेक्स द सरफेस रफ स्कैटरिंग लाइट इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट डायरेक्टली। तो जब पाउडर लगाया जाता है तो ये सरफेस को ना खुरदरा बना देता है और लाइट को सीधा जो रिफ्लेक्शन है ना मुनक्कस करने की बजाय उसको बिखेर देता है, स्कैटर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई एन ऑब्जेक्ट इन वाटर ऑलवेज अपीयर्स टू बी एलिवेटेड टू इट्स रियल डेप्थ। तो पानी में मौजूद है अपनी असल गहराई से ऊपर क्यों नज़र आती है? तो इसका रीज़न जो है ना ये रिफ्रैक्शन है। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन द ऑब्जेक्ट लुक्स एलिवेटेड बिकॉज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन। तो इसको इनेताफ बोलते हैं उर्दू में। तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर नज़र आती है क्योंकि रोशनी जो है वो बेंड हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर। तो रोशनी जो है जब पानी से हवा में जाती है तो अपने नॉर्मल से हट कर मुड़ जाती है और आइज सी द रिफ्रैक्टेड रेज एज कमिंग फ्रॉम अ शैलोअर पॉइंट। तो हमारी आंखें इन मुड़ी हुई शुआओं को कम गहराई से आता हुआ समझती हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ लोअर फॉर एयर एट हाई टेम्परेचर्स एक्सप्लेन। तो ज़्यादा दर्जा हरारत जो है पर हवा का जो इनताफ़ी इशारिया यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम क्यों होता है? तो इसका आंसर जो है, इसका रीज़न लो डेंसिटी है। वैसे हॉट एयर एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लेस डेंस। तो गर्म हवा फैल जाती है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। फ्यूअर एयर मॉलिक्यूल्स मीन फ्यूअर लाइट इंटरेक्शंस। तो कम हवा के जब पार्टिकल्स होंगे तो इसकी वजह से जो लाइट के साथ कम जो है उनका इंटरेक्शन होगा। दस लाइट स्लोज डाउन लेस लोअरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लिहाजा रोशनी की कम सुस्त होने की वजह से जिससे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डबल रेनबो फॉर्म्स कैन अ ट्रिपल रेनबो बी फॉर्म्ड। तो डबल यानी दोहरी कोसे कोज़ा कैसे बनती है और क्या मतलब ये ट्रिपल रेनबो जो है ये भी बन सकता है? तो डबल रेनबो जो है इट फॉर्म्स व्हेन सनलाइट अंडरगोज टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस इनसाइड रेनड्रॉप्स। तो ये डबल वाली कब होगी? जब एक वक्त ऐसा होता है ना जब सनलाइट जो है सूरज की रोशनी वो बारिश का जो कतरा है पानी का उसमें दो जो हैं रिफ्लेक्शंस इंटरनली हो रहे होते हैं रेन ड्रॉप के अंदर, तो उस टाइम बनती है द सेकेंड रिफ्लेक्शन क्रिएट्स अ फेंटर रिवर्स्ड कलर आर्क। तो सेकेंड वाला जो रिफ्लेक्शन है वो हल्की रोशनी वाला होता है, यानी वो उल्टे रंगों का बनाता है रेनबो जो है कोसे कज़ा। तो ट्रिपल रेनबो जो है ये पॉसिबल है बट वेरी रेयर एंड हार्ड टू सी ड्यू टू सनलाइट ग्लेयर। तो ट्रिपल रेनबो जो है ये मुमकिन ज़रूर है मगर बहुत रेयर है, नायाब है और सूरज की रोशनी की चमक की वजह से ज़्यादा नज़र नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैन यू फोटोग्राफ अ विजुअल इमेज एक्सप्लेन। तो क्या आप एक विजुअल इमेज की तस्वीर खींच सकते हैं, इसकी वजाहत करनी है। येस, यूजिंग अ कैमरा अ विजुअल इमेज कैंट बी कॉट ऑन अ स्क्रीन। वाली जो विजुअल इमेज है इसको स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता बट अ कैमरा लेंस कैन कैप्चर इट्स डाइवर्जिंग रेज एंड फोकस देम टू फॉर्म अ रियल इमेज। लेकिन कैमरे का जो लेंस है वो इन जो फैलती हुई डाइवर्जिंग जो रेज हैं उनको ना एक जगह के फोकस करके उसकी जो तस्वीर है वो बना सकता है। व्हाट इज़ मेंट बाय नेगेटिव मैग्नीफिकेशन। तो नेगेटिव जो मनफी मैग्नीफिकेशन है उससे क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं शॉर्ट। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन मीन्स द इमेज इज़ इन्वर्टेड, यानी उसका जो तस्वीर है वो उल्टी है और इट शोज दैट द इमेज इज़ अपसाइड डाउन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये जाहिर करता है कि तस्वीर जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में उल्टी होती है। सच इमेजेस आर रियल एंड कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। तो ऐसी तस्वीर हकीकी होती हैं, रियल होती हैं और उन्हें स्क्रीन पर दिखाई दे सकती हैं ना, दिखाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैन अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास बी कंसीडर्ड एज अ लेंस ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ? इफ यस, वेयर डज इट फॉर्म एन इमेज। तो क्या जो चिपटा हुआ ना शफाफ जो लेंस है, ग्लास है, लामहदूद ना इनफाइनाइट फोकल लंबाई जो है वाला लेंस समझा जा सकता है? अगर हाँ तो तस्वीर कहाँ बनती है उसकी? तो यस, इनफाइनाइट फोकल लेंथ। अ फ्लैट
ग्लास हैज़ नो कर्वेचर सो इट डजेंट फोकस लाइट। तो चिपटे वाले जो ग्लास हैं इनमें कर्वेचर नहीं होता, इसलिए ये लाइट को ना मुर्तकिज़ नहीं करते, यानी फोकस नहीं करते। रेज पास स्ट्रेट और शिफ्ट स्लाइटली विदाउट कन्वर्जेंस। तो ये क्या होगा, रेज जो हैं वो सीधी गुजर जाती हैं, थोड़ा सा हट जाती हैं, मगर जमा नहीं होती, एक जगह पे सम अप नहीं होती, कन्वर्ज नहीं होती। द इमेज फॉर्म्ड इज विजुअल सेम साइज एंड अपीयर्स बिहाइंड द ग्लास। तो बनी हुई जो तस्वीर है वो विजुअल होगी, सेम साइज की होगी और ऐसे लगेगा कि जैसे वो ग्लास के पीछे नज़र आती है। नेक्स्ट पे जो क्वेश्चन है, इफ़ वी डिप अ लेंस इन वाटर व्हाट वुड हैपन टू इट्स फोकल लेंथ, एलैबोरेट। अगर हम किसी ऐनक को पानी में डुबो दें तो इसकी फोकल लेंथ जो है ना, फोकल लंबाई का क्या होगा, वजाहत करनी है। इंक्रीज्ड फोकल लेंथ, बढ़ती हुई फोकल लेंथ जो है, व्हेन अ लेंस इज डिप्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो एक ऐनक को पानी में डुबाया जाए तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। रिड्यूस्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फ़र्क कम हो जाता है। वाटर रिड्यूसेस द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द लेंस मटेरियल एंड द सराउंडिंग मीडियम। तो पानी जो है ऐनक के मटेरियल और इर्द गिर्द के मीडियम के दरमियान जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके फ़र्क को कम कर देता है। लेस बेंडिंग ऑफ लाइट, रोशनी का जो मुड़ना है, बेंड होना, वो कम होना। तो दिस रिडक्शन काजेज द लेंस टू बेंड लाइट लेस इफेक्टिवली। इस कमी की वजह से जो ऐनक है उसकी रोशनी को कम मुअस्सर तरीके से मोड़ती है। लॉन्गर फोकल लेंथ जो है, लंबी फोकल लेंथ, कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ बिकम्स लॉन्गर देन इन एयर। तो नतीजातन फोकल लंबाई हवा के मुकाबले में लंबी हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन यू ओपन योर आइज इन वाटर व्हाई डू थिंक लुक्स ब्लरी। तो जब आप पानी में आंखें खोलते हैं तो चीज़ें धुंधली क्यों नज़र आती हैं। इसका जो रीज़न है, रिफ्रैक्शन डिफरेंस की वजह से। थिंग्स लुक ब्लरी बिकॉज आवर आइज आर मेड टू फोकस लाइट फ्रॉम एयर नॉट वाटर। तो इसकी वजह जो है कि रिफ्रैक्शन जो डिफरेंस है ना, ये मेन रीज़न है इसका। तो चीज़ें जो हैं वो ब्लरी लगती हैं क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो हवा से आने वाली रोशनी पर फोकस करने के लिए ना बनी है, पानी के लिए नहीं है। तो वाटर एंड कॉर्निया हैव ऑलमोस्ट द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो लाइट डजंट बेंड प्रॉपरली। तो पानी और जो ये कॉर्निया है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है तकरीबन एक जैसा होता है, इसलिए लाइट जो है वो सही तरह नहीं बेंड होती। दस द इमेज डजंट फोकस ऑन द रेटिना मेकिंग विजन अनक्लियर। तो इससे क्या होगा, तस्वीर रेटिना पर फोकस नहीं होती और नज़र थोड़ी धुंधली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इवेलुएट द स्टेटमेंट दैट अ रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये जो बयान है कि हकीकी तस्वीर हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है, इसकी वजाहत करनी है, तज्जिया करना है इसका। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अ रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। तो इसकी जो वजाहत है ना कि रियल इमेज जो है उस वक्त बनती है जब रोशनी की शुआएँ जो रेज हैं एक हकीकत में ना एक नुक्ते पर जाके फोकस करती हैं, मीट करती हैं एक्चुअली। इन lenses and mirrors rays form the top and bottom cross each other। तो क्या होगा कि लेंसेज और मिरर्स में ऊपर और नीचे से आने वाली शुआएं जो है रेज एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस करती हैं। Therefore the image appears inverted compared to the object। तो लिहाजा जो इमेज है उस के मुकाबले में उल्टी नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्गू अबाउट द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग एज ऑप्टिकल और नॉट। तो ये जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है इसकी नोयत को ना लेंसिंग है ऑप्टिकल के तौर पर बयान करें कि ऐसा होता है या नहीं होता, इसकी जो नोयत है। इसका जो आंसर है ना, नॉट ऑप्टिकल, स्पेस टाइम इफेक्ट की वजह से ना, कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज़ नॉट ऑप्टिकल बट बिहेव्स सिमिलरली। कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है ये ऑप्टिकल नहीं है लेकिन इसका बर्ताव ना ऐसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है। इट ऑकर्स बिकॉज मैसिव ऑब्जेक्ट्स बेंड लाइटली बाय कर्विंग स्पेस टाइम। पर ये इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं स्पेस और वक्त का जो बेंडिंग है करके ना रोशनी का रास्ता बदल देते हैं। दस लाइट बेंड्स ड्यू टू ग्रेविटी नॉट ड्यू टू रिफ्रैक्टिव मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंस्पेक्ट द रीजन फॉर द कार्व्ड सीलिंग्स ऑफ स्कूल हॉल्स।
तो स्कूल हॉल की जो छतें खामदार क्यों बनाई जाती हैं? इसका जो रीज़न है ना, बेटर साउंड स्प्रेड, या ताकि आवाज़ जो है ना बेहतर तरीके से स्प्रेड आउट हो, तकसीम हो ना पूरे एरिया में। कर्व्ड सीलिंग हेल्प स्प्रेड साउंड इवनली, तो इससे क्या होगा कि ये जो खामदार छतें आवाज़ को यकसा तौर पर फैलाने में ना, स्प्रेडिंग करने में मदद देती हैं। दे रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस टू अवॉइड इकोज, तो ऐसा होगा कि ये आवाज़ की वेव्स को हर डायरेक्शन में मुनक्किस करती हैं, उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, ताकि उससे इको प्रोड्यूस ना हो, यानी मल्टीपल साउंड्स प्रोड्यूस ना हो। तो दिस इंश्योर्स क्लियर साउंड इन असेंबलीज, स्पीचेस एंड परफॉर्मेंसेस। इससे क्या होगा, जो भी इज्तिमाआत होते हैं, तकरीरें होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें साफ आवाज़ सुनने को यकीनी बनाता है ये प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन जो है, प्रपोज अ रीज़न फॉर प्रोड्यूसिंग मोर साउंड बाय एन एम्प्टी कंटेनर देन अ फिल्ड वन, तो खाली बर्तन भरी हुई चीज़ के मुकाबले में ज़्यादा आवाज़ क्यों पैदा करता है? इसका जो रीज़न है, एयर वाइब्रेशंस, एन एम्प्टी कंटेनर अलाउज एयर टू वाइब्रेट फ्रीली, तो हवा का जो इर्ताश है, वाइब्रेशंस जो होती हैं ना एयर की, खाली बर्तन में हवा को आज़ादाना तौर पर ना ओपनली फ्रीली इर्ताश यानी वाइब्रेशन कर सकती हैं। तो दिस इंक्रीजेज साउंड रेजोनेंस एंड मेक्स द साउंड लाउडर, तो इससे ना रेजोनेंस जो है वो बढ़ जाती है और आवाज़ लाउड हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अ फिल्ड कंटेनर ब्लॉक्स एयर मूवमेंट रिड्यूसिंग द साउंड, तो भरा हुआ बर्तन हवा की जो मूवमेंट है उसको रोकता है, जिससे आवाज़ कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसके जो एक्सरसाइज के MCQs हैं, कंस्ट्रक्टेड और शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीटेड हैं। यहाँ पे इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।